हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। राजस्थान बोर्ड की सीरीज़ आरबीएससी क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, हम कर रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट सी। अब यहाँ से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप पार्ट स्टार्ट होता है। आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको देना है। सब्जेक्टिव टाइप है, आपको लिखना भी है, कुछ वर्ड्स, कुछ लाइन्स, कुछ सेंटेंसेस आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। डायग्राम अगर है तो अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको इसमें करना है। अब ये जो सेक्शन है आपका, ये 3 मार्क्स का है। अब 3 मार्क्स डिवाइडेड है, कैसे होते हैं वो आपके उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। किसी में 1+1+1 है, किसी में 2+1 है, किसी में हाफ प्लस 2.5 है। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको सबका आंसर देना है। चाहे वो हाफ मार्क का पहला आंसर हो सकता है, हाफ का हो, और रिमेनिंग विद डायग्राम वो 2.5 का हो। तो 2.5 नंबर, आधा नंबर, ये होते हैं 3 नंबर। तो जैसा क्वेश्चन उसने पूछा है वैसा वैसा आपको लिखना है, ताकि वह बोर्ड एग्जामिनर उस पर मार्क्स को लिख सके। हाफ लिखना है तो हाफ का जो पूछा है, केवल आपसे पूछा है डायरेक्शन, केवल आपसे पूछा है फेज डिफरेंस, केवल आपसे पूछ लिया करंट, कुछ भी आपसे पूछा है तो आपको हाफ नंबर का छोटा सा पार्ट है तो हाफ नंबर का वो कंप्लीट करना है। अब मेजर है तो 2.5 नंबर का मेजर आपको पूरा करना है, ठीक है। हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का, राइट द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा है। देन पूछा है हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहाँ पर राइट द डिफरेंस बिटवीन बोला है, डिफरेंस कितने हैं देख लेते हैं। डिफरेंस कितने पूछे हैं इसमें। सो राइट द डिफरेंसेस में, जैसे अभी तक तो डिफरेंस 2 पूछा था, तो डिफरेंसेस बोला है इसमें, और इससे कैसे रिलेटेड करेंगे। डिफरेंसेस बोला है कि आप इसको डिफरेंस में बताओ बस, ठीक है। तो आप डिफरेंसेस पूछ लिया, तो ये आपको लिखना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। तो लिखेंगे कैसे, वही आपको कंपेयर करना है। कंपैरिजन मतलब टेबल बनाओगे। एक तरफ लिख दिया आपने टर्मिनल वोल्टेज, या चलो पहले ईएमएफ लिख देते हैं। एक तरफ लिख दिया आपने ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, और एक तरफ आपने लिख दिया टर्मिनल वोल्टेज। एक तरफ ईएमएफ लिख दोगे, एक तरफ टर्मिनल वोल्टेज लिख दोगे, ठीक है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया, टीवी। आपको ध्यान होना चाहिए रिलेशन के बीच का, आपने पढ़ा है। जैसे ये पूछा रिलेशन, E = होता है V+I/R, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो इस रिलेशन के बेस पे भी हम इसको डिफरेंस लिख सकते हैं। वैसे एक्चुअल डिफरेंस आपको सबसे पहले पता है कि EMF और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग इन द सर्किट, ठीक है। सो EMF आप लिखोगे इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने PD लिख दिया, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग इन सर्किट, ठीक है। व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग, जब सेल वर्क नहीं करता तो EMF आता है। सेम टर्मिनल वोल्टेज के लिए भी सेम लिखोगे, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स व्हेन सेल इज वर्किंग लिखोगे। नॉट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, व्हेन सेल इज वर्किंग, ठीक है। पहला डिफरेंसेस लिखने हैं आपको, तो फर्स्ट डिफरेंस आपने यहाँ लिख दिया। सेकेंड डिफरेंस लिखोगे EMF जो आता है E, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट, ठीक है। ये करंट पे डिपेंड नहीं करता है। और इसके लिए क्या लिखोगे सेकेंड डिफरेंस में, इट डिपेंड्स, जो V होगा टर्मिनल वोल्टेज को V से लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज TV डिपेंड्स अपॉन करंट, ठीक है। उसके बाद जितने डिफरेंस आपको पता है आप लिख सकते हो। थर्ड आता है E डज नॉट डिपेंड, E डिपेंड्स आएगा। देन E इज ग्रेटर देन V, ये भी डिफरेंस लिख सकते हो, E इज ग्रेटर देन V, और इसमें आएगा V इज लेस देन E, ठीक है। व्हेन सेल इज वर्किंग, यहाँ सेल इज फ्लोइंग लिख सकते हैं, बिकॉज सेल यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्जिंग का केस बताना है आपको। व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग लिख सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ये लिख सकते हो V लेस देन E होता है व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो इसमें कि V इज ग्रेटर देन E व्हेन सेल इज चार्जिंग, ठीक है। बाकी बेसिक डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप। EMF क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन टू फ्लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्किट, और टर्मिनल वोल्टेज होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ओनली इंटरनल सर्किट, ठीक है, इन ओनली सॉरी एक्सटर्नल सर्किट। तो E तो होता है वर्क डन टू फ्लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सटर्नल इंटरनल बोथ, और ये होता है वर्क डन टू फ्लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ओनली एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, जितने आपको आप आते हैं आप लिख सकते हो उसमें, राइट। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर देखा है हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। तो डिफरेंसेस इस पहले पार्ट के 2 पार्ट हो गए, तो आप डिफरेंस 2 लिखोगे 3 लिखोगे चलेगा, क्योंकि हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर तो आपको ये रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो हो सकता है इसका आपका नंबर मिल जाएगा, उसका आपको नंबर मिल जाएंगे, और तीसरा भी इसमें टोटल 3 मार्क्स का है, तो मैं 1 यहाँ और 1 यहाँ करता हूँ तो आपको ये 3 मार्क्स मिलते हैं। तो 1 के लिए आप 2 डिफरेंस लिखोगे चलेगा, फिर आपने रिलेशन लिख दिया, इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल देखो आप किरचॉफ करंट लॉ पर बेस्ड है न्यूमेरिकल। सो इसमें आप देखो सबसे पहले ये करंट आ रहा है, करंट कितना आ रहा है 0.7, ठीक है। यहाँ से भी करंट आ रहा है, कितना आ रहा है 1.2, और यहाँ जा रहा है करंट 0.1 निकल गया करंट, ठीक है। और यहाँ कितना गया 0.8, तो यहाँ कितना रिमेनिंग करंट जो होगा वो यहाँ आएगा। तो इस करंट की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। अब आपको पता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ आपने लगाया, तो जो भी करंट आ रहा है उसको हम प्लस से लिखेंगे, और जो यहाँ से लीव कर रहा है उसको हम माइनस से लिखेंगे, ताकि हम इजीली करंट निकाल सकते हैं। देख लो जो करंट आ रहा है मैंने लिख दिया 0.7 आ रहा है, प्लस इस जंक्शन पर जो करंट आ रहा है ऐड होता है, फिर एक और करंट ऐड हो रहा है, ये भी इनकमिंग करंट है 1.2, फिर लिविंग करंट देखो सबसे पहले लिविंग है 0.1, फिर लिविंग है 0.8, फिर लिविंग है I, और ये टोटल सम जो आएगा वो 0 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे जंक्शन के लिए। अब आपको पता है इसमें आप माइनस करोगे तो I की वैल्यू निकल जाएगी, I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। I इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपका 0.1, 0.8, ये हो गया 0.9, 1.2 में से माइनस करो तो ये 0.3 बचेगा, तो करंट की वैल्यू आ गई 1.0 एम्पियर, ठीक है। समेशन है, टोटल सिंपल सा अलजेब्रिक सम होता है जंक्शन पर करंट्स का, तो आपको ये लगाना है, करंट का आंसर आएगा 1.0 एम्पियर, ये आंसर है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन सी सेक्शन का 3 मार्क्स का है, आराम से आप करें, जल्दीबाजी नहीं करें। तो छोटे क्वेश्चन तो हम फिर भी देखो आप हाफ नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आपको हाफ इजीली मिल जाएगा। अगर आप कम भी लिख के आते हो, कुछ भी कर, जैसे आपने कहीं कम लिख दिया अगर, तो हाफ मिल जाता है। बट ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसको तसल्ली से आराम से करें, मार्क्स भी अच्छे हैं, 3 मार्क्स हैं। जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप अच्छे से करोगे तो 3 के 3 मार्क्स कंटेन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द सर्किट। डायग्राम भी बनाना है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी शो करनी है, और हमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बताऊं, तो डायग्राम में हमने लिया है कंडक्टर लिया है, कंडक्टिंग जो सेक्शन है हमारे पास कंडक्टर है जो करंट फ्लो करेगा अगर इसके अक्रॉस बैटरी लगाते हैं तो, ठीक है। इस कंडक्टर को कंसिडर करते हैं, तो ये प्लस हो गया है माइनस हो गया, करंट कैसे फ्लो होता है I, ये I करंट फ्लो होगा, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ जो है, इस पार्ट की लेंथ में मान लेता हूँ डेल्टा L, इट इज लेंथ ऑफ दिस पार्ट ऑफ कंडक्टर। A है क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा, ये आपका प्लस का एंड है, ये माइनस का एंड है। करंट अगर प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट चलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट टू करंट आएगी। तो करंट तो जा रहा है प्लस से माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आएंगे माइनस से प्लस की तरफ, इनका मूवमेंट इधर होगा, ठीक है। अब
ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम में करंट की डायरेक्शन हमने शो कर दी, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बोला था, सर्किट डायग्राम बना लिया, ये सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। अब हमें इस करंट का और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो डायग्राम आपने बना लिया सबसे पहले, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाकर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप क्या लिखोगे, सब लिखना आपको आना चाहिए। डायग्राम बनाया तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हमने क्या लिया, लेट अस कंसिडर, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है सब में, ठीक है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ और इस तरह से आप नोट करेंगे, इस तरह से देखेंगे कैसे लिखा जाता है। लेट अस कंसिडर अ कंडक्टर, let us consider a conductor of length delta L and cross sectional area। आप डायग्राम को इजीली, डायग्राम को देख कर आप सपोज डायग्राम को देखकर उसको एक्सप्लेन करना है बस। ये लैंग्वेज आप आराम से खुद बना के भी लिख सकते हो। लेट अस कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ डेल्टा एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, राइट। its electron density is n, electron density is small n। ये आपको दे रखा है, इसमें गिवन है, आप बताओगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, स्मॉल n, ठीक है। तो स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ इस एंड से आप कह सकते हो ये a और b कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स b से a तक मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम B end to A end in time delta t, ठीक है। ये भी आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो गया, टाइम हो गया एक एंड से दूसरे एंड तक आने का। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड तक आए तो कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने, डेल्टा एल, और कितने टाइम में किया, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो जो भी फॉर्मूला या रिलेशन आपको मिलता है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी डी इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने सपोज कर ली स्मॉल एन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल एन से लिखूं तो ये आएगा स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है इस कंडक्टर का, इस कंडक्टर का वॉल्यूम, क्योंकि हमने एरिया सपोज कर लिया ए, लेंथ सपोज कर ली डेल्टा एल, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए डेल्टा एल। सो कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी एन ए डेल्टा एल, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ करंट लिखना है, अब हमें इलेक्ट्रिक करंट लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिलेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अगर हम जानते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये बेसिक डेफिनेशन होती है करंट की, वो हमने यूज़ की। चार्ज कितना आएगा, चार्ज का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, चार्ज इक्वल्स टू होता है एन ई, कितने इलेक्ट्रॉन से एन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई हो गया, तो टोटल चार्ज हो गया एन ई, एन अपॉन डेल्टा टी। एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये जो एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, देखो आई इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एन ए डेल्टा एल और ई तो चार्ज हो गया अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी की जो को हम रिप्लेस करेंगे वी डी से। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये जो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम क्या पुट कर देंगे, वी डी। तो आई इक्वल्स टू रिलेशन हमें मिला, आई इक्वल्स टू होगा, पहले एन लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, फिर लिखो एरिया क्रॉस सेक्शन, फिर आ जाएगा वी डी।
तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, NEAVD। सो इस तरह से ये रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, I इक्वल्स टू NEAVD। ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बोला था, डायग्राम भी बोला था और शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला था, जो हमने यहाँ पे शो की। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट है आपका इसका डेरिवेशन। और ये डायग्राम को देखकर ये एक्सप्लेन करने की जो लाइंस हैं आपको लिखनी है, और जो क्वांटिटी आप यूज़ करोगे सबकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने डेल्टा एल, वीडी, है ना, करंट, ये सब की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, सो इस तरह से एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन थर्ड, वाई शुड द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द मीटर ब्रिज बी फाउंड नॉर्मली इन द मिडिल पार्ट, एक्सप्लेन। सो मिडिल पार्ट में आप देखो, मीटर ब्रिज की जो रीडिंग बोला जाता है जनरली मिड पार्ट में आती है 30 to 70 सेंटीमीटर के बीच में, टोटल होता है 0 से 100, और मिड पार्ट में आती है हमारी रीडिंग 30 to 70। तो क्यों आती है, इसका आंसर हम दे सकते हैं, द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द मीटर ब्रिज बी फाउंड नॉर्मली इन मिडिल पार्ट बिकॉज it increases its sensitivity, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा मिड पार्ट में मिलता है मीटर ब्रिज के। ठीक है, ताकि एरर कम आए और सेंसिटिविटी उसकी बड़ी रहे, अच्छी रहे। सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन या करंट जो भी आएगा उसको भी मेजर करके बताएगा, और एक्यूरेसी से बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो बी, अ मीटर ब्रिज इज शोन इन बैलेंस स्टेट इज इन पिक्चर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज 1 ohm per centimeter, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, करंट फ्लो भी निकालना है। चलो पहले हम अननोन रेजिस्टेंस x निकालें। ठीक है, अब ये x है यहाँ पर, और x के नीचे बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 45, इधर दे रखा है 11 ओम, और जब ये 45 होगी तो 45 टोटल लेंथ आपको पता है कितनी होती है, 100 में से 45 माइनस करोगे तो ये लेंथ आएगी 55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस x है, तो दूसरा रेजिस्टेंस आएगा इस वायर का जो उसके नीचे होता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो आप, x हो गया अननोन, नीचे रेजिस्टेंस मान लेता हूँ मैं P, उधर रेजिस्टेंस कितना है 11 ओम, नीचे रेजिस्टेंस मान लेता हूँ मैं R। अब P इस पार्ट का रेजिस्टेंस है, R इस पार्ट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सो R रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर P और R की जगह हम लेंथ से रिप्लेस कर लेंगे इसको, तो x अपॉन P की जगह लेंथ कितनी आएगी 45, 11, और R की जगह लेंथ आ जाएगी 55। ठीक है, जिसको 100 माइनस L भी कहते हैं। अब x इक्वल्स टू क्या होगा, x अब आराम से निकल जाएगा, 45 मल्टीप्लाई कर दिया 11 अपॉन 55, तो 11 से 55 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 45 से 5 कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू आ गई 9 ओम। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 ओम। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पर 9। अब ये आ गया रेशियो, ये बैलेंस करके हमने x निकाल दिया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट इसमें पूछा है कि फाइंड द करंट सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा ये हमें निकालना है। अब करंट निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस कैसे, x का तो हमने निकाल दिया, यहाँ कितना रेजिस्टेंस है 9 ओम, ये आपने अभी निकाला है, और यहाँ कितना है 11 ओम, ये आपको दिख रहा है 11 ओम है। P की लेंथ कितनी है 45, और यहाँ पर दे रखा है देखो यूनिट लेंथ, वायर की जो यूनिट लेंथ है, मतलब 1 सेंटीमीटर पे कितना रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। तो सोचो 1 ओम पर सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो 45 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 45 ओम। 1 ओम पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 45 सेंटीमीटर का हो जाएगा 45 ओम, और R की वैल्यू आ जाएगी 55 ओम। इसकी लेंथ हो गई 55, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 55 ओम। अब हमें चाहिए करंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 9 और 45, 11, 55 ये 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड हैं, और ये चारों
कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, आप कैसे सॉल्व करोगे। 9 और 11 ये दो रेजिस्टेंस ऊपर हैं, 45 और 55 ये दो रेजिस्टेंस नीचे हैं। 9 और 11 आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में। तो 9 और 11 अगर सीरीज़ में है तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं लिखूं तो आप रेजिस्टेंस क्या बताओगे, ये आ जाएगा 20 ओम। 9 + 11 20 ओम। नीचे आप देखो 45 और 55, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ओम। ठीक है, और बैटरी हमने लगा रखी है इसके अक्रॉस 6 वोल्ट की। अब बताओ 20 और 100 ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट, पैरेलल का इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। 6 वोल्ट की बैटरियाँ लगी हुई हैं, इस तरह से पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। 100 और 20 का पैरेलल इक्विवेलेंट, और करंट निकालना है। करंट के लिए वैल्यू दे दी आपको वोल्टेज की, तो 6, करंट हमें निकालना है। तो I = होता है वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट, और वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। और R इक्विवेलेंट यहाँ पर आप अलग से भी निकाल सकते हैं वैसे तो, और यहाँ पे भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ। R इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R1 R2 अपॉन R1 + R2, ये होता है R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो R1 R2 मतलब 20 × 100, और नीचे आ जाएगा 120। तो 20 से 120 कितने टाइम कैंसिल होगा, 6 टाइम्स। तो 100/6 आ गया। ठीक है, तो 100/6 आ गया। R इक्विवेलेंट मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ 100/6, तो बाय 6 ये आ गया। तो 6 ऊपर चला जाएगा तो 36 अपॉन 100 आ गया। तो करंट हम लिख सकते हैं आराम से 36 अपॉन 100। करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.36 एम्पियर। वोल्टेज बहुत कम है, 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस बहुत भारी है, इसलिए करंट की वैल्यू कम आएगी, वो आ रही है 0.36 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। अब देख लो 3 मार्क्स के लिए हमें इतना करना पड़ेगा। चलो आगे नेक्स्ट। What does standardization of potentiometer mean? Draw the explain the necessary picture. पोटेंशियोमीटर में स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब, पहले भी क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द नेसेसरी पिक्चर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द नेसेसरी पिक्चर। अच्छा, ड्रॉ भी करनी है पिक्चर, उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपको पता है कि इट इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इन पोटेंशियोमीटर। सो ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं इसका। फर्स्ट तो क्या होगा, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस टू फाइंड और डिटरमाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब x होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट x ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट x ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये तो हो गया डेफिनेशन। ठीक है, अब डायग्राम देखो इसका। डायग्राम आपको पता है पोटेंशियोमीटर में एक प्राइमरी सेल होता है। ठीक है, प्राइमरी सेल होता है जो पोटेंशियोमीटर के वायर AB के क्रॉस लगाया जाता है। ये AB हो गया पोटेंशियोमीटर का वायर, ये यहाँ कनेक्टेड, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल, प्राइमरी सर्किट। और ये प्राइमरी सेल का EMF है, और ये K हो गई की, और ये हो गया RH रियोस्टेट। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने, डायग्राम बना रहे थे हम, तो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें निकालना है। तो एक सेल यहाँ पर लगाएंगे जिसका EMF नोन होता है, नॉन EMF का सेल लगाया जानबूझ के ताकि हम X निकाल सकें। और यहाँ पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और फिर ये लगा दी जॉकी। ठीक है, जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के वायर पर। ठीक है, अब ये जो पिक्चर हमने ड्रॉ की इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसको एक्सप्लेन कर लें। बैलेंसिंग लेंथ लिख दें L0, इसको सबको एक्सप्लेन करना है आपको। ये क्या है, प्राइमरी सेल, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, इसको लिख दोगे, ये क्या है, प्राइमरी सर्किट है। ठीक है, और ये आएगा EP EMF ऑफ प्राइमरी सेल, ये आ गई की हो गई, K क्या है, की है, RH क्या है, रियोस्टेट है, रियोस्टेट। ठीक है, फिर आपका ये पोटेंशियोमीटर वायर है, E0 नॉन EMF है, नॉन सेल है विथ नॉन EMF,
G क्या है, गैलोमीटर है, J क्या है, जॉकी है। ठीक है, अब ये सब आपने लिख दिया, बैलेंस हमने बना दिया सर्किट डायग्राम और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, फिर भी आप स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक्सप्लेनेशन का आप ये भी लिख सकते हो, ई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट इक्वल्स टू होगा एक्स एल नॉट, हमें एक्स फाइंड करना था तो एक्स की वैल्यू लिख दोगे ई नॉट अपॉन एल नॉट। ई नॉट नॉन था और एल नॉट आपने यहाँ से रीडिंग लेकर निकाल लिया। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल नॉट आ गया। फर्स्ट पार्ट इसका ये हो गया। नेक्स्ट देखो, बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द डायगोनल फेसिंग कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिक सर्किट नेटवर्क। ठीक है, देयर आर 1 ओम रजिस्टर। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नेटवर्क। पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्यूबिक नेटवर्क है, अपने बुक्स में देखा होगा कि क्यूब बना हुआ है, क्यूब के हर साइड पर आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और आर की वैल्यू उसने दे दी 1 ओम। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है, तो हम स्मॉल आर लिख देते हैं, वैल्यू 1 ओम दे दी। और बैटरी दे दी 20 वोल्ट की, बट बैटरी का हमें इक्विवेलेंट 20 वोल्ट बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में कोई यूज़ नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, किरचॉफ लॉ की हेल्प से। ये है आपका नेटवर्क जो क्यूबिक है, ये क्यूब है पूरा, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच। बैटरी कहाँ पे कनेक्टेड है, बैटरी इसके डायगोनल, बॉडी डायगोनल के क्रॉस कनेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ से देखो करंट जा रहा है आई, बैटरी से कितना करंट जाएगा, आई, तो आई करंट यहाँ पहुँचता है। अब यहाँ पर ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। नीचे कितना करंट आया, हमने लिख दिया I/3। अब I/3 नीचे आएगा तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा I/6 और ये भी हो जाएगा I/6। ठीक है, तो I/6 इधर से आ रहा है। ऐसे सारे करंट डिवाइड होते हैं। ये भी कितना गया, I/3 जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, I/6 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा I/6। ये भी कितना गया, I/3 इधर गया, I/3 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I/3 नीचे, I/3 इधर, I/3 इधर। यहाँ से भी I/6 इधर जाएगा, I/6 नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से करंट डिवाइड होता है। अब देखो, हमें जो करंट लिखना है खास, वो लिखना है आउटर सर्किट में। हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। आर सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, सबका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, सो सबका रेजिस्टेंस स्मॉल आर अगर है, हमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इसमें से निकालना है। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इजी मेथड है कि आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इसको सॉल्व करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सॉल्व करें इसको। तो केवीएल हमने लगाया, कौन से लूप के लिए, केवीएल लगाएंगे फॉर लूप आउटर लूप लेना है। बैटरी का ईएमएफ में ई मान लेता हूँ। तो आउटर लूप क्या होता है, ए से शुरू होकर बाहर से निकल जाओ, ए से सी आए, सी से डी आए, डी से एफ और बैटरी आ गई, तो लूप आ जाएगा ए, फिर आ जाओ सी, सी के बाद डी, डी के बाद एफ और एफ से बाहर होते हुए बैटरी के थ्रू वापस ए पर। ये हो गया क्लोज लूप। लूप हमेशा क्लोज होना चाहिए, वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए आपने पढ़ा है। तो ए टू ए ये आपका लूप, आपने क्लोज लूप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्लोज लूप सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लिखें। ए से सी तक जाएं तो I/3 करंट था इंटू रेजिस्टेंस R था। फिर इधर आ जाओ तो ये I/6, सी से डी में जाओगे तो सी से डी में गए तो ये आएगा I/6 करंट था इंटू रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो I/6 यहाँ से आएगा, I/6 ऊपर से भी आएगा, तो यहाँ पर ये I/6 टोटल मिलके यहाँ हो जाएगा I/3। तो जब D से F पे जाएंगे तो मिलेगा हमें I/3 R। ठीक है, फिर आप बाहर से आओगे बैटरी के पास, तो बैटरी का ईएमएफ आ गया तो माइनस का E। ये सब प्लस के थे, अब ये माइनस साइन पहले आता है तो इसको हम लेते हैं माइनस का E। टोटल सम क्या होता है, केवीएल के अकॉर्डिंग किसी भी बंद लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ का सम जो होता है वो 0 होता है। इसको केवीएल कहते हैं, लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ वैल्यू तो इन सबको ऐड कर दूँ, I/6 I/3, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका, एलसीएम ले लिया मैंने 6 एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने 2IR।
प्लस यहाँ पे तो आई आर है तो आई आर लिख देंगे आई आर, और यहाँ पर फिर लिख दिया मैंने 3, एलसीएम ले लिया 6, तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2IR, और ये जो माइनस का ई था इसको उधर ले गए तो इक्वल टू ई हो जाएगा। सो इसको अगर टोटल करें इधर वाले पार्ट को तो टोटल आ जाएगा 4 + 1 + 2, 2 + 1 + 2, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 5/6 IR = E। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट आपको पता होगा पूरे नेटवर्क का R इक्वलेंट हो सकता है कि वोल्टेज और करंट जो होता है इस पूरे इक्वलेंट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस में R इक्वलेंट मान लेता हूँ। बैटरी का वोल्टेज E है तो E लिख देते हैं इसको, बैटरी का वोल्टेज हमने E मान लिया, और करंट क्या है I है। ठीक है, तो उस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस मैं अगर R इक्वलेंट मान लेता हूँ, और बैटरी लगा दी थी मैंने A और F के बीच में, तो A और F के बीच में मैंने टोटल R इक्वलेंट रेजिस्टेंस मान लिया, बैटरी लगाई हुई है A और F के बीच में, ये रही, इसका EMF E है, करंट क्या है I है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों में रिलेशन होता है E = IR इक्वलेंट। ठीक है, IR इक्वलेंट रिलेशन होता है, तो अगर IR इक्वलेंट रिलेशन होता है तो R इक्वलेंट अगर आपको चाहिए दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू रेशियो ऑफ E एंड I। इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को हम लगा रहे हैं, R इक्वलेंट होगा रेशियो ऑफ E एंड I। तो यहाँ पर आ जाओ, तो E एंड I का रेशियो यहाँ से मिल सकता है क्या, 5R/6 हो गया, और ये E आ गया डिवाइड बाई I हो गया। सो E/I का रेशियो होता है R इक्वलेंट, सो E/I = R इक्वलेंट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वापस फर्स्ट इक्वेशन से E/I की वैल्यू मैंने पुट कर दी, R इक्वलेंट हो गया। सो 5R/6 = R इक्वलेंट। ठीक है, और स्मॉल r की वैल्यू आपको गिवन है इसमें 1 ओम, आगे दे रखा था, नहीं दे रखा हो तो ये आंसर होता, और अगर दे रखा है r की वैल्यू 1 ओम है तो हम 1 ओम पुट कर देंगे, तो हमारे पास R इक्वलेंट का आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा 5/6 ओम। 5/6 ओम इस नेटवर्क के इक्वलेंट रेजिस्टेंस के लिए आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। राइट द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ, विच फिजिकल क्वांटिटी कंजर्वेशन रूल्स आर फॉलोड इन इट। कौन से कंजर्वेशन बेस्ड है, फिर ये डायग्राम के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले किरचॉफ सेकेंड लॉ लिखें, तो सेकेंड लॉ जो KVL मैं अभी आपको बता रहा था, अभी आपने यूज भी किया था। किरचॉफ सेकेंड लॉ मतलब KVL क्या होगा, KVL अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम of potential, the algebraic sum of potential drop, algebraic sum of potential drops on resistances and EMF of cells for any closed loop is always 0। ठीक है, फिर ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है, जैसे आपने लिखा पोटेंशियल ड्रॉप्स तो डेल्टा सिग्मा वी लिख दिया, सम ऑफ है ना, तो ये सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स है। फिर आपने लिख दिया E, सम ऑफ EMF भी तो है तो सम ऑफ E लिख दिया, टोटल क्या लिख दोगे 0। इसको कहते हैं सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। किस क्वांटिटी कंजर्वेशन पे बेस्ड है आप लिखोगे, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, इट इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन है, फर्स्ट लॉ है आपका चार्ज कंजर्वेशन, सेकंड होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। चलो फिर भी आपको लिखना है क्योंकि इसका मार्क 1, इसका हो गया हाफ, इसका हो गया, ऐसे आपको डिवाइड करके मिलेगा। नेक्स्ट लिखा है वेरीफाई व्हीटस्टोन ब्रिज थ्योरी बाय किरचॉफ लूप रूल या लॉ, ड्रॉ द रिक्वायर्ड पिक्चर। तो हमें अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ से जो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो थ्योरी है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है उसको डिराइव करने के लिए बोला है।
तो हम देखो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। बैटरी है V, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, आया करंट, सपोज किया करंट I फ्लो हो रहा है। देन ये जो करंट होगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इधर चला गया करंट I1, इधर चला जाएगा करंट I2, I1 I2 करंट सपोज कर लिया। अब I1 करंट आगे जाएगा, बिकॉज ये बैलेंस है तो R5 में तो करंट जाता नहीं है, तो I1 पूरा का पूरा करंट इसमें चला जाएगा R3 में, और I2 भी पूरा का पूरा करंट किसमें चला जाएगा, R4 में। तो I1 ऊपर गया, I2 नीचे गया, तो I2 नीचे से इधर चला गया R4 में, I1 R1 से होता हुआ R3 में चला गया। अब हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है उसको प्रूव करना है यूजिंग किरचॉफ लूप्स लॉ। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट जो मैं लूप ले रहा हूँ यहाँ पे किरचॉफ, आपको पता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज A, B, C और D, ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। B और D जो डायगोनल है इसमें 5वां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो गैलोमीटर भी लगा हुआ है, तो ये बैलेंस कंडीशन में गैलोमीटर नीड 0 डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो R5 तो हम यूज़ कर नहीं रहे हैं इसमें, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है बैलेंस कंडीशन में। सो आप लोगे लूप, देखो कौन सा लूप लेंगे इसमें, पहले फर्स्ट लूप लें इसमें। फर्स्ट लूप आएगा, फर्स्ट क्लोज लूप कौन सा होगा, देखो A, B, फिर D पे आ जाओ, फिर वापस A पे आ जाओ, A B D A, इस लूप में चलते हैं। तो A से B चलें, तो A से B चलेंगे तो आएगा I1 R1, फिर B से D तो करंट ही नहीं है तो 0, और D से A पहुँचेंगे तो करंट आएगा I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है R2 है। अब करंट और हमारे जो ट्रेस करने की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए माइनस साइन लगा, और पहले जब हम ट्रेस कर रहे थे A to B तो करंट की डायरेक्शन और हमारे ट्रेसिंग की डायरेक्शन सेम थी, तो मैं प्लस लेता हूँ। बुक्स में इसका अपोजिट भी दे रखा है, जैसा भी आपको रूल लगाना आता हो आप लगा सकते हो। या तो इस पे प्लस, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन जो मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट लूप लगाया, पहला लूप लगाया हमने। अब सेकंड लूप भी लगाया इसमें, तो सेकंड लूप कौन सा होगा, सेकंड लूप आएगा, दूसरा लूप ले लेते हैं, B से C, C से D और D से वापस B, B C D B, ये लूप लिया मैंने, ठीक है। तो B C D B में B से C जाऊँ सबसे पहले, तो B से C जाऊँगा तो ये आएगा I1 R3 प्लस का, फिर C तक पहुँचा, C से D। अब देखो C से D मैं तो ट्रेस कर रहा हूँ C to D, वो करंट आ रहा है D to C, तो मैं इसको माइनस लिख देता हूँ, I2 R4 इक्वल्स टू 0 हो गया, टोटल सम 0 आएगा। अब यहाँ पर I1 R3 और I2 R4 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए, इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी I1 R3 इक्वल्स टू I2 R4, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, राइट। तो दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, फर्स्ट है I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, सेकेंड है I1 R3 और I2 R4। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। अब हम डिवाइड फर्स्ट अपॉन टू, ठीक है, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। तो डिवाइड करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था I1 R1 लेफ्ट साइड में, और इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, इसके लेफ्ट साइड में लिखा है I1 R3, इसके राइट साइड में क्या लिखा है I2 R2, और इसके राइट साइड में लिखा है I2 R4। तो I1 से I1 कैंसिल कर दो, I2 से I2 कैंसिल कर दो, क्या रिलेशन मिला हमें, R1 R3 R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखती तो आ ही गया। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, इसको वेरीफाई हमने किया। R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। अब R2 को यहाँ लिखकर R3 को यहाँ भी लिख सकते हो, तो यह आ जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। ये हमने वेरीफाई किया व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी यूजिंग किरचॉफ लूप्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला आ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। जो प्राइमरी सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन रेजिस्टेंस के लिए हम बोलेंगे द हिंड्रेंस
हिंड्रेंस मतलब जो अपोज होगा, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय, यहाँ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इंटरनल सर्किट, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट कौन क्या होता है? प्राइमरी सेल का और इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इंटरनल सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, of cell is called internal resistance, is called internal resistance। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर नहीं होता है बेटा, पोटेंशियोमीटर होता है। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, with the help of potentiometer how can you find the interrelations of the cell? For this derive the mathematical relation by drawing necessary diagram। तो वही पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन नंबर 2 है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जिसके लिए डायग्राम देखो ये बनाया। ईएमएफ है ई, रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमें निकालना है। और ये आपको पता है प्राइमरी सर्किट बना हुआ है, तो ये ईपी हो गया, एक की बनी हुई है, रियोस्टेट लगा हुआ है आरएच, ये प्राइमरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में हमने एक सेल लगा दिया प्राइमरी, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स है विद की K1, और ये गैलोमीटर है, और ये आपको पता है जॉकी है, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये डायग्राम बना दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हमें निकालना है, स्मॉल आर हमें निकालना है, उसको फाइंड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर कैसे फाइंड करते हैं वो आपसे बोला है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोज की K1, क्लोज की K1 नहीं अपने पास की कौन सी ऊपर वाली प्राइमरी सर्किट की K, क्लोज की K, ये तो आप क्लोज करोगे इसी। टू स्टार्ट द पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं, और टू एनर्जाइज द पोटेंशियोमीटर, क्लोज की K टू एनर्जाइज द पोटेंशियोमीटर, टू एनर्जाइज द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को एनर्जाइज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले की K को बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो एंड K1 रिमेन्स ओपन, K1 क्लोज नहीं करना है, ध्यान रखना, K1 रिमेन्स ऑफ कह दो या ओपन कह लें, ओपन मतलब ऑफ ही है। ठीक है, अब जब K1 तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी K1 हमने लगाई नहीं, तो ये वाला सर्किट यूज़ नहीं हो रहा है। तो EMF ऑफ द सेल जो होगा E, उसके लिए आप बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करोगे, वो आ जाएगी L1, क्योंकि पोटेंशियोमीटर है तो जॉकी को स्लाइड करके क्या करोगे, ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ फॉर EMF, बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी L1 फॉर EMF E। ठीक है, सो EMF के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिली, मतलब E प्रोपोर्शनल टू L1 होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ये आ गया XL1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ क्लोज K1 क्लोज, ये K1 पहले ओपन था, क्लोज K1। जैसे ही क्लोज K1 करोगे आप, K1 आपने क्लोज किया मतलब सेल आपका सर्किट में ऑन हो गया, सर्किट में यूज़ हो गया। तो जब सेल सर्किट में यूज़ होता है तब मेज़र होता है टर्मिनल वोल्टेज। जब सेल सर्किट में यूज़ नहीं हो रहा था, देखो K1 ओपन था, सेल सर्किट में यूज़ नहीं हो रहा था, तब मेज़र होता है EMF। तो EMF मेज़र हो गया, EMF क्या आ गया, EMF हो गया आपका E, ये मेज़र हो गया यहाँ पर। अब जैसे ही क्लोज करेंगे K1, नाउ सेल इज इन स्टार्ट इन ऑन सर्किट, एंड K1 क्लोज करके सेलेक्ट some resistance R in resistance box, select R in resistance box, R भी लिख दिया मतलब resistance box। ठीक है, अब बैलेंसिंग लेंथ, नाउ ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ जो अब आएगी उसको लिखेंगे हम L2 से। नाउ बैलेंसिंग लेंथ L2 इज ऑब्टेन। तो ये किसके लिए आई, तो ये आएगी टर्मिनल वोल्टेज के लिए। सो टर्मिनल वोल्टेज जो आएगा ये आ गया V
प्रोपोर्शनल टू L2 या V इक्वल्स टू एक्स L2 लिख सकते हैं। V प्रोपोर्शनल टू L और V प्रोपोर्शनल टू एक्स L2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब हमें चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखो, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, R का फॉर्मूला होता है ई एम एफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन टर्मिनल वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस R। ठीक है, अब E की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पुट कर देंगे, XL1 आएगा, V की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से पुट कर दोगे, XL2 आएगा, अपॉन में भी V की वैल्यू पुट कर दोगे, XL2 आएगा। तो X को कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी L1 माइनस L2 अपॉन L2, L1 माइनस L2 अपॉन L2 अपॉन L2 आ जाएगा इनटू R। ये फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, थोड़ा मैं इसको क्लियर इधर लिख देता हूँ। हमारे पास मिलेगा स्मॉल r का फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो जैसे ही E की वैल्यू और V की वैल्यू पुट करूँगा, स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ठीक है, इससे हम क्या कर लेंगे, स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसका देखो पहला आंसर क्या देंगे, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर बोला है, R ऑफ आइडियल एमीटर। सो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। ठीक है, और R ऑफ आइडियल वोल्टमीटर आप लिखोगे द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। ठीक है, इसको वर्ड्स में लिखना है, पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, आप लिखोगे रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज 0, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0 एंड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। ठीक है, देन गेट द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर हमें J इक्वल्स टू सिग्मा ई लेके आना है। अब आपको पता है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो करंट की इक्वेशन में पड़ी थी, I इक्वल्स टू क्या होता है NEAVD। I इक्वल्स टू क्या होता है NEAVD होता है, VD आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो I करंट है, तो हमने लिख दिया करंट का फॉर्मूला, करंट इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिलेशन हमें मिल गया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया I इक्वल्स टू NEAVD। अब सबसे पहले तो A को डिवाइड कर दो, तो I अपॉन A, I अपॉन A बन जाता है J, जो यहाँ पे J लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। J क्या है, करंट डेंसिटी है। तो J इक्वल्स टू क्या हो गया, I अपॉन A। तो J इक्वल्स टू क्या वैल्यू मिली हमें, NEVD मिलती है, NEVD। अब हमें यहाँ पे VD का फॉर्मूला पुट करना है, तो VD का फॉर्मूला क्या होता है, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला आएगा VD इक्वल्स टू होता है E अपॉन M इंटू टॉ। ये आपने पढ़ा है VD का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू U प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन से V इक्वल्स टू U प्लस 80, U तो 0 होता है, 80 से तो A की वैल्यू होगी फोर्स अपॉन मास और T यहाँ पे टॉ लिखा गया है। तो VD की वैल्यू क्या आएगी, E टॉ अपॉन M, इट इज़ VD। ठीक है, डिटेल आप लिखोगे तो करंट हो गया, N क्या है, N स्मॉल n हमने पहले भी काम में लिया था, N क्या है, N यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है N। ठीक है, फिर आपने लिखना है यहाँ पर A क्या है, A आपको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला काम में लो, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना I इक्वल्स टू NEVD, तो हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, इससे हमें J इक्वल्स टू सिग्मा ई लेके आना है। ठीक है, तो A क्या है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और E आपको पता है चार्ज होता है। यहाँ पे भी आपने लिखा है VD की E, कैपिटल E क्या होगा, कैपिटल E लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी तो चार्ज मल्टीप्लाई करके क्या बनाए, फोर्स बन गया। ठीक है,
और फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की जगह लिखा है m क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टॉ क्या है? टॉ होगा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो J इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? J इक्वल्स टू आ जाएगा NE। VD की वैल्यू क्या है? E अपॉन M इंटू टॉ, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से J इक्वल्स टू NE² टॉ अपॉन M, ये अलग लिखकर राइट साइड में लिख दोगे E। तो J इक्वल्स टू आ गया NE² टॉ अपॉन M। सो यहाँ पर ये जो NE² टॉ अपॉन M है, इसको हम कहते हैं सिग्मा कंडक्टिविटी। सो J तो हमने लिख दिया करंट डेंसिटी, E हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लास्ट में हम ये भी लिख देंगे सिग्मा, बिकॉज सिग्मा इक्वल्स टू होता है NE² टॉ अपॉन M। तो व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो आप लिखोगे कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू NE² टॉ अपॉन M। तो जैसे हमें पता है कंडक्टिविटी की वैल्यू ये होती है, हम यहाँ लिख देंगे J इक्वल्स टू सिग्मा E। ये आ गया रिलेशन, इसको प्रूव करने को इसमें बोला गया था। ठीक है, तो J इक्वल्स टू सिग्मा E, वैल्यू मिल गई हमें J इक्वल्स टू सिग्मा E, और सिग्मा की वैल्यू है। सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी आपको पता है रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होती है।